मैं कहाँ दिख रहा हूँ? हेलो। हाँ हाँ, अभी अभी ज्वाइन हुआ मैं। क्या? ना ना। हाँ, नहीं पढ़ा। आज कल एक एक कर ऑनलाइन है। मैं हूँ नाना क्रांति गुरसिक कुणाल रोहित सूरज विशाल शिवम। ना ना ना, वीडियो सबकी ऑफ है। नानाग्राम खुद ऑडियो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। मैंने किया है अपने आप। आज बैठे हूँ। ये चुतिया बनता है। हाँ है। Hello everyone. Are you listening me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. My voice is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Uh, Okay. It's 15 students till now. Let's wait for another 5 minutes. Today is a very short duration class. Just an interactive section to all of you.
तो आपने अपने क्लास में सभी को बता दिया था? हेलो, यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा ना आपका? जी सर, बना हुआ है। हाँ, ओके। अरे उठना ना, दोपहर के यार 2 बजे भी सोएगा तो कैसे? बुक्स जो मैंने बताई थी अरेंज कर ली क्या आपने? यस सर, एएस राव वाली लिया। यस सर, हाँ। कर लिया है। यस सर। ठीक है, एएस राव है, आर के राजपूत है। हिला डुला के उठा। क्या हुआ? हेलो, अरे नानकराम अभी क्लास ले रहा है, तू सो रहा है। अभी मैं बैठा हूँ लैपटॉप खोल के क्लास में। अरे ये तेन ना बतावा, मैंने पहला भी फोन कराया था, फिर भी काट दिया था और काट दिया फोन। टोटल कितनी स्ट्रेंथ है आपकी? अरे जल्दी आ। हेलो, ये उसमें गूगल क्लास 64। है ना वो, उसमें तो ऊपर क्लासरूम पे भी बेटा 54 बच्चे ही ज्वाइन किए हुए हैं। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं थे सर। ऐसे बात नहीं बनेगी ना बेटा, 54 ही है वहाँ पे, और यहाँ पर भी अभी 16 बच्चों ने ज्वाइन किया है। ये भी नहीं है सीआर कौन है? आ रहे देश के सीआर कौन है? सीआर वैसे सर ऋतिक है, लेकिन यहाँ पर सीआर सेकंड मौजूद है, आशीष रंजन। आशीष रंजन। भेजता हूँ जी सर। लिंक। आशीष रंजन ने ज्वाइन की, कर लिया? ज्वाइन नहीं किया ना? सर कर लिया उसने। हाँ, अच्छा। आशीष आशीष। आशीष, इंजीनियर जी आशीष है। सर। सर जी। मेरा ही है। तो अभी तो डिप्लोमा ही कर रहे हो बेटा, अभी इंजीनियर कैसे बन गए? नहीं सर, वो बनाया था ना जीमेल, तब से ही ऐसा है। अच्छा, अच्छी बात है। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, भेजता बाकी हूँ। क्लासेस हो रही हैं? सर एमटी की हुई थी, और सर वर्कशॉप की थ्योरी क्लास हुई थी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी भेज। अच्छा, एमटी कौन पढ़ा रहा है? मनोज सर। मनोज सर। मनोज सर, अच्छा। और वर्कशॉप? वर्कशॉप सर वो एक अभिषेक अधेश सर त्यागी भी है। सर है हमारे, हाँ हाँ, और अभिषेक सर हैं, अच्छा और सर फहमुद्दीन सर है हमारे और साथ। एक सर अच्छा। तो किस पे हो रही है क्लास, जूम पे या इस पे, गूगल मीट सर पे? वर्कशॉप वाले सर सर ने तो गूगल मीट पे। दोनों पे ही हो रही है सर। हम्म। अच्छा,
पे बहुत मजा आया। ये क्या है? आवाज नहीं आ रही। ये देखने की तो मैं वीडियो चल रही है बेटा? हेलो। हाँ सर वीडियो यस चल रही है। हाँ यस सर। वॉइस नहीं फिर सर, ठीक है। वो वॉइस नहीं आ रही। हाँ, बगैर वॉइस के बेटा, ये एक्चुअल में लैंग्वेज अलग है ना। ओके सर ओके। जस्ट वॉच केयरफुली। स्पेनिश में तो प्रॉब्लम है। बस।
So that it's 30 now. Let's start the class. All of you are there? Yes, sir. Huh. Yes, sir. How many of you have revised the basic of thermodynamics? Huh? I have said na, last week, Yes, sir. please revise your basic of thermodynamics. Let's assume that all of you have revised your basics of thermodynamics, Joule law, Boyle's law, etc., etc. ठीक है? Yes, sir. Now came to the refrigeration. What do you mean by refrigeration? Can anybody tell? What do you mean by refrigeration? भाई घर में रहते सर किसी भी मतलब चीज का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कम रखना। कम रखना और उसको मेंटेन रखना, कम भी करेगा और उसको मेंटेन भी रखना है, ठीक है? So many equipments we have it at our home, in our offices, industries, ठीक है? Food industries, ठीक है? Hospital, school, office building, ठीक है? Refrigeration is required for Yes, sir. different type of convenience, different temperatures we have to maintain, ठीक है? कुछ चीजें पेरिशेबल होती हैं, ठीक, जल्दी खराब हो जाती हैं, उसको अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, कुछ को नेगेटिव टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, ठीक है? वाटर अगर आप चेक करोगे कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे -4 डिग्री, ठीक है, -4 डिग्री पे वो फ्रिज हो जाता है। तो आपके घर में क्या है? रेफ्रिजरेटर है, ठीक है? उसका टेम्परेचर है वो नेगेटिव में हम सेट करते हैं ताकि हमें आइस क्यूब्स मिल सके, रेफ्रिजरेटर में ठंडक मिल सके, ठीक है? बट एसी भी है आपके घर में, एयर कंडीशनर, वहां पर टेम्परेचर क्या है? वहां पर तो मिनिमम टेम्परेचर 18 है, Yes, sir. ठीक है? इक्विपमेंट्स आर सेम, इक्विपमेंट्स जो भी हैं रेफ्रिजरेटर हैं, वही कंपोनेंट्स वहां पर भी लगे हैं, वही कंपोनेंट्स आपके एयर कंडीशनर में भी लगे हैं, बट उनकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट हो गई, ठीक? वही सेम कंप्रेसर है दोनों में, यस इवेपोरेटर है, कंडेंसर है, ठीक है? तो वही चीजें आपके दिखेंगी। अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करें, what do you mean by refrigeration? It's a science of producing and maintaining temperature। बताइए, विजिबल हो रहा है आपको? Yes, sir. Science of producing and maintaining temperature below that the surrounding temperature, below that the surrounding temperature। आपको टेम्परेचर रिड्यूस भी करना है और उसको मेंटेन भी करना है, ठीक है? और सराउंडिंग टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करोगे? Atmospheric temperature. इट डिपेंड्स रीजन टू रीजन। Yes, sir. अगर आप यही सराउंडिंग स्विट्जरलैंड में चेक करोगे तो वहां तो टेम्परेचर वैसे ही नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है? अब वहां की कंडीशन अलग हो गई सराउंडिंग, और वही सहारा के रेगिस्तान में चले जाओ तो आपका सराउंडिंग कंडीशन है वो डिफर कर गई, यस सर। ठीक है? ठीक, तो आपको जो मशीन तैयार करनी है, रेफ्रिजरेटिंग मशीन, वो सहारा रेगिस्तान के लिए अलग हो जाएगी और स्विट्जरलैंड के लिए अलग हो जाएगी। अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो हमारे दिल्ली के लिए अलग हो जाएगी, वही चीज राजस्थान में थोड़ी डिफर करेगी और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगी, यस सर। ठीक है? तो
रेफ्रिजरेशन इज कि आप किसी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी नहीं किसी स्पेस का टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। किसी स्पेस का टेम्परेचर आप रिड्यूस करते हैं सराउंडिंग से, और उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सराउंडिंग से आपने उसको मेंटेन कर दिया। अब यहां पर क्या होगा कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। यू हैव टू सम वर्क। विच टाइप ऑफ वर्क? यू हैव टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। विच टाइप ऑफ एनर्जी? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। ठीक है, एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द स्पेस। कौन से स्पेस से? जिसको आपने कूल करना है। कूल करना है, लो टेम्परेचर पे रखना है। ठीक, लो टेम्परेचर पे वहां से आपको हीट निकालनी है और कंटिन्यूअसली निकालनी है। ठीक, आपको एक मैकेनिज्म चाहिए कि आपने मान लो एक टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेट कर दिया। अब जैसे ही उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ेगा, योर सिस्टम विल वर्क ऑटोमेटिकली। आपने अपने घर में देखा होगा फ्रिज को और एसी को। ठीक है, आपने एक टेम्परेचर सेट कर दिया एसी में 25 डिग्री या 20 डिग्री, तो क्या हो रहा है? अगर विंडो एसी है तो आपको ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि किस टाइम आपका कंप्रेसर चल रहा है, किस टाइम आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है। स्प्लिट एसी के केस में आपको इतना नहीं पता चलेगा, बट विंडो एसी के केस में आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्रेसर रन कर रहा है। या रेफ्रिजरेटर के केस में आपको पता चल जाएगा, आपको हमिंग साउंड उसकी इंटरप्टिव सुनाई देती रहेगी। सुनाई देती है? यस सर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में भी आप उसको टिक करते हो कि मुझे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली विंटर में हम उसको कम रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड है तो हम उसको अलग सेट करते हैं। समर हो जाता है उसको हाई पे कर देते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन उसमें होते हैं। यस सर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन is a science in which we maintain the temperature of a space with extracting the heat and maintaining the temperature. अब रेफ्रिजरेशन करते कैसे कैसे हैं? यस सर। कौन कौन से मेथड होंगे? सर बाय मेल्टिंग अ सॉलिड, sublimation of solid। natural process and artificial. नेचुरल प्रोसेस एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, और नेचुरल में आपका क्या आ गया? इन ओल्डन डेज जब आपके पास आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स नहीं थे, इन दैट केस सर बाय मेल्टिंग अ सॉलिड। ठीक है, तो जब एक एग्जांपल बताते हैं, जब अंग्रेजी हिंदुस्तान में आए तो इंग्लैंड का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर डिफर कर रहा था। यस सर। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए? टेम्परेचर को मेंटेन करना है। यस सर। तो उन्होंने क्या किया कि दे हैव अरेंज्ड आइस फ्रॉम हिमालयस। ठीक है, बोरी में भर के लाते थे, रखते थे उनको ताकि उन्हें कूलिंग का प्रोवाइड हो जाए। आज भी गांव में लाइट कम रहती है तो शादी ब्याह होता है तो उसको देखते होगे आइस एक साथ एक बार मंगवा लेते हैं और उसको बोरी में बंद करके रखते हैं। ठीक है, कूलिंग पर्पस के लिए करते हैं। जिस रूम में आपने आइस की जो बड़ी बड़ी सिलियां रख दी हैं वहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, या सिग्नल पे आपने आइसक्रीम वाले देखे होंगे, रोड पे सिग्नल पे आइसक्रीम जो सेल करते हैं,
जी सर देखा। वो एक बॉक्स रखते हैं, यस सर। थर्मोकोल का बॉक्स रखते हैं एक छोटा सा, उसमें आइस क्यूब होती है, यस सर। और आपकी आइसक्रीम उसके अंदर रखी होती है। देखा है ना? यस सर। हाँ, मटके वाली कुल्फी है या कुछ भी है जो आपने खाई होगी, देखा होगा, तो वो उनके पास क्या है, जो चलते फिरते हैं, पोर्टेबल सिस्टम लेके चलते हैं, हैंड पिक। तो उस केस में क्या है, उस बॉक्स के अंदर क्या है, आइस। आइस है। जैसे वो आइस मेल्ट होगी, आइस जब मेल्ट होगी तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, सुराही में भी होता है। सुराही में क्या है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके सरफेस पे, वहां से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है, वाटर इवेपोरेट होता है पोर्स के थ्रू। ठीक, तो वो इवेपोरेट होगा तो अपने साथ सरफेस की हीट को भी लेके जाएगा। ठीक है, अपने साथ सरफेस की कूलिंग भी लेगा। आपको अगर पंखा बंद कर दो, आपको बहुत सारा पसीना आएगा, ठंडा होता है वो। हाँ नहीं, आपको अगर पंखा बंद कर दें, पसीना आएगा बॉडी में। एक टाइम तो लगेगा कि बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि आपको हीट महसूस होगी। कुछ टाइम बाद में जब वो इवेपोरेट होगा पसीना, हवा लगेगी आपकी बॉडी के, तो आपको क्या लगेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। आप खेल कूद के आए हैं, पसीने में एकदम पंखे के आगे आगे बैठ गए या कूलर के आगे बैठ गए, यू फील कूल। क्या, कूल फील, यू फील कूल। क्यों? यस सर। क्योंकि वो जो पसीना है, स्वेटिंग जो आपकी हो रही है बॉडी में, वो आपकी बॉडी की हीट को लेके चली गई साथ में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो भी एक रेफ्रिजरेशन का तरीका होगा। ठीक है, इवेपोरेशन, मेल्टिंग, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है सर? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। डायरेक्टली इनटू गैस कहाँ होता है ये? यस सर। हेलो। हेलो, यस सर। सब्लिमेशन। यस सर। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में किया था सब्लिमेशन, यस सर। हैं? कपूर में भी होती है जी सर। सर। नहीं, हाँ, बॉल्स में भी होती है सर, जो हम कपड़ों में लगा। सब्लिमेशन बॉल्स, हाँ, नैप्थलीन बॉल्स। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना सब्लिमेशन। यस सर। यस सर। कौन से चैप्टर में? कौन से चैप्टर में पढ़ा था बेटा? हैं? एक चैप्टर पढ़ा होगा ना स्टीम का। जी सर, स्टीम का था एक चैप्टर। स्टीम का था, स्टीम सर, पढ़ा था उसमें। उसमें क्या करते थे, एक ट्रिपल पॉइंट आया था वर्ड उसमें, ट्रिपल पॉइंट। भाई आपने जो कर्व बनाई थी इसकी, प्रेशर हीट की, एक ट्रिपल पॉइंट आया था। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस गैसियस, और ये कर्व फॉर्म होती है। टॉप पे क्या मिलता है आपको, एक ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका लिक्विड है और सॉलिड है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक, तो आपका सब्लिमेशन हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, सब्लिमेशन। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस में भी सब्लिमेशन होती है। ठीक है, डायरेक्ट लिक्विड में ना हो, सीधा इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है? सर मेडिसिन एंड सर्जिकल एड में मेडिसिन क्या बनती हैं? मेडिसिन में, ठीक है। सर फ्रीजिंग, फूड प्रोडक्ट्स को फ्रीज करके जो रखते हैं। बिल्कुल।
ठीक है। तो आपका हो गया आइस मेकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो आपके फल सब्जियां वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या मेडिसिन को आप भेज रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप उसको भेज रहे हो ना, तो आपका Yes, sir. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अबव एंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, जो इंडस्ट्री में आप एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग जो आप घरों में या ऑफिसेज में या हॉस्पिटल में सिनेमा हॉल में यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट केमिकल्स का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसको उस टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं। मेडिकल सर्जिकल एड्स, प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्रीज के अंदर आप इसको यूज करते हैं, ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, मेटल्स को भी एक टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं या उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट फिक्स करते हैं, ठीक है। टाइटैनिक का याद होगा ना, टाइटैनिक याद है, फिल्म देखी होगी। हेलो, Yes, sir. टाइटैनिक फिल्म देखी थी यस सर, या फिर देखिए सर, टाइटैनिक तो काफी फेमस फिल्म थी, एक जी सर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक जो हार्बर शिप थे, अमेरिकन शिप थे, वो ब्रेक डाउन हो गए थे, जी सर, ठीक है। जब वो आपके जापान के पास में उसमें पहुंचे थे वॉर के लिए, तो वहां जाके वो ब्रेक हुए थे, मेटल बॉडी थी उनकी, जी ठीक है, और जो वाटर टेम्परेचर था वो डिफर कर गया था, तो उनकी जो मेटल बॉडी है सस्टेन नहीं कर पाई उसको और वो ब्रेक हो गए थे ड्यू टू कोल्ड, जी सर, ठीक है। मुझे उसका पर्टिकुलर नाम नहीं याद आ रहा, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दैट वन, ठीक है। सर उस कारण से नाव में छेद हो गया था, तो उसके अंदर पानी भर गया था। हाँ नहीं, उसका एक पर्टिकुलर वो भी था, छेद तो ब्रेक डाउन तो हुआ ही है, तभी तो याद है वो कि ब्रेक डाउन हुआ था उसमें, जी सर, ठीक है। और जी जो सर। आपका टाइटैनिक जहाज था उसमें भी वो आइस क्यूब से टकराया था नीचे, जी सर, आइस क्यूब से टकरा गया था, उसके मतलब सॉरी कोना था ना, तो वो तो वो टकरा गया था। जो उसकी मुड़ते समय। प्रॉपर्टी थी इस मेटल की, हम्म। वो डक्टाइल से ब्रिटल हो गई थी, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट जो उसकी प्रॉपर्टी थी मेटल की वो चेंज हो गई, डक्टाइल से ब्रिटल हो गया था, वो ब्रिटल होने के कारण ब्रेक कर गया। अदरवाइज ब्रिटल मटेरियल को आप किसी भी डिजाइन में यूज है, आप ब्रिटल जो है मेटल है उसको यूज नहीं करते, ठीक है। आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन है घर में जो सरिये लगे हुए हैं दैट आर ऑल डक्टाइल इन नेचर। इंडस्ट्री में जितना भी आपका मेटल यूज हो रहा है ऑल आर डक्टाइल नेचर, ठीक है। जो आपका ब्रिटल नेचर का है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, कास्ट आयरन जो जिसको मेन उसमें ब्रिटल में कंसीडर करते हैं, तो जैसे आपके लेथ का बेस बनाया आपने, उसको कहीं नहीं हिलना, उसको नीचे रखा ही रहना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, टेंसाइल कम होती है उनकी, ठीक है। Yes, sir. तो मेटल इंडस्ट्री में भी आपको रेफ्रिजरेशन का यूज है। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं? एक तो आपका आपने बताया स्पेस, जिसको आपने लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है। एक आपकी सराउंडिंग हो गई जो हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। एक मीडियम हो गया जो इस स्पेस से हीट को बाहर निकालेगा, एक मीडियम होगा ना कोई माध्यम होगा जो मींस बनेगा, जरिया बनेगा इस हीट को यहां से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। वो नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वो
और रूम्स में एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं, एग्जॉस्ट फैन। हाँ, एग्जॉस्ट लगा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उस हीट को जो भी ऊपर जा रही है, अब क्या कर रहे हैं, एयर, कोल्ड एयर नीचे रहेगी सरफेस पे, हॉट एयर ऊपर उठेगी, तो आपका एग्जॉस्ट फैन है वो हमेशा ऊपर ही लगता है, ठीक है, ताकि हॉट एयर को बाहर निकाल सके। तो सेम थिंग इज हेयर, ठीक है। एक आपका स्पेस जो आपने मेंटेन किया, दूसरा कुछ मीन्स आपका रहेगा, थर्ड कि इस हीट को डिलीवर आपने करना है, ठीक है। अब जो भी मीडियम होगा, जो भी मीडियम आप यूज करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए यहां से हीट लेकर और यहां पर दे दें, ठीक है। अब कई बार आपके पास गिलास में दूध आता है, मम्मी ने आपको गिलास में गरम गरम दूध दिया, आपको बहुत ज्यादा गरम लग रहा है, या आपका जो चाउमीन है बहुत गरम है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, या दाल बहुत गर्म है खाने की, तो बर्तन जो आपको मिला, गिलास जो मिला, आपने उसमें क्या किया, साथ में एक बाउल लिया, बाउल में थोड़ा थोड़ा डाल के उसको आपने पिया, यही करते हो। यस सर। जो भी आपका फूड प्रोडक्ट आपको खाने के लिए, मैं आपको फटाफट खाना है, वो गर्म बहुत है, तो आप क्या करते हो, कुछ सर, अल्टरनेटिव ढूंढते हो। पंखे के नीचे रख देते हैं सर उसे, थोड़ा हाँ, कूलिंग करने के लिए। पंखे के नीचे रखते हैं, बड़े बर्तन में पलट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पलट लेते हैं, तो उससे क्या रहा है, उसका जो सरफेस एरिया है, सर वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया, जी सर। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो गया, उसका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया, ठीक है, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया, तो आपका वो सब, हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे, हेलो, यस सर। कौन कुछ कह रहा था अभी, नो सर। नो सर, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया उसका, ठीक। Fourth one, means of reducing pressure and temperature of refrigerant as it returns from receiver to sink। तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज एक सिस्टम। क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है, यही होता है ना। यस सर। ओपन सिस्टम में क्या हुआ कि आपने मीडियम को यूज किया एंड थ्रो अवे, क्लोज सिस्टम में आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे आपका एयर कंडीशनर है या फिर आपका रेफ्रिजरेटर है, इसमें आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं, बट जो सर कार के इंजन में भी होता है ना ये। कार के इंजन में आपके पास ऑप्शन होता है बेटा, आप सेम एयर सर्कुलेट करवा लो या फिर फ्रेश एयर को ले सकते। बड़ी, ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स हो गए, आपका सिंक जहां आपने हीट को डिसिपेट करना है, डिलीवर करना है, सोर्स जहां से आपने हीट लेनी है, एक मीडियम आपको चाहिए जो इस हीट को सोर्स से सिंक में दे सके, ठीक है, और जो आपका मीडियम है उसका प्रेशर, आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब कोई मीडियम एक जगह से हीट गेन करता है तो उसमें कुछ फिजिक केमिकल चेंज आएंगे, ठीक है, आपने पानी गर्म किया तो केमिकल चेंज होने के बाद में क्या किया, वाटर बॉयल हो गया, तो उसके अंदर क्या हो गया, उसकी हीट बढ़ गई, ठीक है, और क्या होगा, उससे हीट डिसिपेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, होती है नहीं होती, आप उसके सरफेस को हाथ लगाओगे गर्म लगेगा, उसके पास जाओगे तो गर्म लगेगा, जी सर। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप उसको कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करते रहे तो वो बॉयल हो जाएगा, बॉयल होके क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में उसको क्या चाहिए, कोई सरफेस चाहिए जहां पर वो
कंडेंस हो सके, कंडेंस होने के बाद में अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड था, आपने उसको हीट अप किया, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, फिर कंडेंस हुआ, वापस लिक्विड बन गया। ठीक, तो हीट कैरिंग कैपेसिटी वाटर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टीम, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी स्टीम है, स्टीम हैज ऑलरेडी हीट। ठीक है, तो हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो वाटर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टीम। लो टेम्परेचर पे उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, हाई पे कम हो जाएगी, क्योंकि इट ऑलरेडी हैव इट सम हीट। ठीक, तो जो आपका मीडियम है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि आपके 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड गैस। ठीक, तो मीडियम ऐसा चुनो कि जो कन्वर्टिबल हो, जो कन्वर्टिबल हो, जिसको आप ये बार बार यूज कर सकें। ठीक है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में। ठीक है, तो लिक्विड से गैस में जा रहा है, उसको हीट चाहिए, गैस से लिक्विड में आ रहा है, उसको हीट डिसिपेट करनी है, उससे हीट निकालनी है। निकालनी। ठीक, ठीक, तो एक जगह से हीट ली, अपना फेज चेंज किया, फेज क्या होगा, गैसियस फेज एंड लिक्विड फेज। ठीक है, लिक्विड फेज में वो क्या करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, गैसियस फेज में क्या करेगा, हीट को डिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हीट डिसिपेट कर दी उसने, अपनी हीट किसी और को दे दी, सराउंडिंग को दे दी, तो वापस क्या होगा, कंडेंस हो गया, वो कंडेंस होके वापस लिक्विड में आ गया, लिक्विड में आ गया, आपने फिर उसको यूज किया, फिर उसने हीट कैरी की, फिर उसको सिंक को ट्रांसफर कर दी, तो वो आपका रिसीवर मीडियम हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और अब जब पार्ट्स की बात करेंगे हम, तो हमारे पास एक हो गया इवेपोरेटर, एक हो गया आपका कंप्रेसर, एक कंडेंसर, सर एक वेल, थ्रॉट एक- वेल, थ्रॉट वेल। एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। सर फ्लोटिंग बॉल्ब कहते हैं ना सर? हाँ, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बेटा अलग अलग तरह की होती हैं, एक्सपेंशन डिवाइसेस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अलग अलग होते हैं ये। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लगते हैं, इसके अंदर आपका थर्मोस्टेट वाल्व भी लगती है, जो आपको सेंस करके बताएगा कि आपका जो स्पेस है उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, कब आपके कंप्रेसर ने काम करना है, कब आपके कंप्रेसर ने काम नहीं करना, वो सेंस करेगा कि टेम्परेचर जो आपने सेट किया रेफ्रिजरेटर का या एयर कंडीशनर का, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। कंपैरेटर की तरह काम करता है थर्मोस्टेट वाल्व। सर जो हाँ? जो सर फ्रिज में जो गैस डालते हैं ना, तो सर उसका वर्किंग क्या होता है उस गैस की? बेटा वही तो बात बता रहा हूँ, वो गैस हम लोकल भाषा में कह देते हैं, एक्चुअली दैट इज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, दैट इज रेफ्रिजरेंट। उसको हम जब रेफ्रिजरेंट का चैप्टर आएगा तब उसको हम क्लियर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम जनरली कह देते हैं उसके अंदर गैस डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो गैस फॉर्म में ही मिलेगा। रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है नेगेटिव में ही मिलेगा। ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो नेगेटिव में ही बनेगा, क्योंकि अगर 0 से ज्यादा उसका टेम्परेचर रखेंगे आप, उसका कूलिंग टेम्परेचर, जी सर। तो फिर तो वो हीट कैरी करेगा नहीं। ठीक है, यस सर। तो ये आपके हो गए एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं, टर्म आती है हमारे पास COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इंजन पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स थर्मल 2 में आए होंगे। एक टर्म आई होगी बेटा, एफिशिएंसी। यस सर, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आई थी, क्या होता है? सर वो
वर्क डन नहीं वर्क डन आउटपुट अपॉन आउटपुट अपॉन में इनपुट और इनटू में 100 आउटपुट अपॉन इनपुट, आपने क्या सिस्टम को दिया और आपने सिस्टम से क्या लिया, क्या लिया? यस सर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। रेफ्रिजरेटर के केस में आपके पास टर्म आ जाती है COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जी सर, ठीक है। COP COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती क्या है, ठीक है। ये होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसको आप डिफाइन करते हो RL से डिवाइड बाय वर्क सप्लाइड, वर्क डन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ठीक है, while passing through evaporator, evaporator में रेफ्रिजरेंट जब पास करता है इवेपोरेटर के थ्रू, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो उसने प्रोड्यूस किया और कंप्रेसर ने उस पर जो वर्क किया, वर्क सप्लाइड, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, effect produced divided by work supplied. इन कंप्रेसर, वर्क सप्लाई तो कंप्रेसर में दोगे ना बेटा। इंजन के केस में क्या था कि आपने इनपुट दिया, आउटपुट, और उसके बाद में आपको यहाँ पे वर्क मिला। वर्क क्या हो गया, इनपुट माइनस आउटपुट, यही था। हेलो, यस सर। हाँ। यस सर। तो इंजन के केस में क्या था, आपने एक इनपुट दिया, आउटपुट आपको मिल गया। जी सर, आउटपुट जी सर। क्या था आपका, सर गैस। इंजन की बात कर रहा हूँ बेटा। जो इंजन को पावर मिलती है। ठीक है, वर्क सर। इंजन में आपको आउटपुट में वर्क मिला, ठीक है। भाई आपने क्या किया, इंजन में फ्यूल दिया उसको, एग्जॉस्ट में आपका फ्लू गैसेस निकल गई और आपको कुछ यूजफुल वर्क मिल गया। यही होता है। रेफ्रिजरेशन के केस में क्या होगा कि आपके पास एक सोर्स है, आपने इसको वर्क सप्लाई किया, ठीक है, और सोर्स से उसने हीट ली Q1 और पास किसको कर दी, सिंक को, Q2, ठीक है भाई। सोर्स था ये आपका, जहां से आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना है। सिंक है आपका, एटमॉस्फेयर हो गया। आपने वर्क सप्लाई किया, ठीक है, किसके लिए कि ये जो हीट इसने यहां से एक्सट्रैक्ट की, ये इतनी ज्यादा नहीं है कि वो सराउंडिंग में चली जाए। क्यों ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर T1 जो है वो ऑलरेडी इससे कम है सिंक के टेम्परेचर से। ठीक है भाई, आपके रेफ्रिजरेटर का इस अंदर का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से कम ही होगा ना। कम होगा तो क्या होगा, जैसे ही आपने फ्रिज खोला तो क्या होगा, या आपने AC वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया एक बार, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में कमरा गर्म हो जाएगा।
हेलो यस सर। भाई, आपने एक एसी वाला कमरे यस में सर। कूलिंग कर रखी है पूरी, एकदम से आपने दरवाजा खोला तो क्या होगा? सर गर्म हीट लगेगी हमें। बाहर जाएगी। हीट एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा यस सर। एकदम से। लॉ था एक थर्मल का, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कौन सा था? क्लॉशियस। हाँ, हीट ऑलवेज फ्लाई फ्रॉम हॉट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कौन सा लॉ था? थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ था। सर ये क्लॉशियस लॉ था। क्लॉशियस। हाँ? एक जीरोथ लॉ हुआ करता था, वो क्या कहता था? सर जीरोथ लॉ ये कहता था कि अगर हमारे पास 3 मीडियम है, अगर ए बी बराबर है तो वो सी के और बराबर होगा सर। हाँ सर, तो वो ए सी के बराबर है तो ऑटोमेटिकली हमारा मतलब और बी सी भी बराबर होगा, मतलब तीनों सिस्टम एक साथ इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब सर ए सिस्टम ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और ए सी के साथ, तो तीनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यस, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में क्या हो गया कि अगर एक हाई टेम्परेचर बॉडी है, एक लो टेम्परेचर बॉडी है, दोनों को आपने मिला दिया तो कुछ टाइम बाद में दोनों का टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। जो हाई टेम्परेचर बॉडी है उससे हीट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी लो टेम्परेचर बॉडी में। तो हमने क्या किया, ये ऑलरेडी क्या था, लो टेम्परेचर है। अगर हम यहाँ से हीट निकालना चाह रहे हैं लो टेम्परेचर से, तो हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ी, हमने एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन लगा दी। इसको क्या किया, इसको हमने वर्क सप्लाई किया। कितना वर्क सप्लाई किया कि ये जो Q1 है, ये इसकी हीट इतनी हो जाए कि जो सराउंडिंग का आपका टेम्परेचर है T2 उससे ज्यादा हो। कभी एसी के पीछे खड़े होकर देखना, या फ्रिज का जो साइड पैनल है या बैक पैनल है उसको हाथ लगा के देखना, महसूस करना उसके पास खड़े होके, या एसी के पीछे से निकलोगे आपको एकदम से गर्म हवा मिलेगी। यस सर, हीट निकलती है। ठीक है, हीट रिलीज करता है सर वो। ठीक। वो हीट कौन सी है? जो आपके रेफ्रिजरेटिंग मशीन ने एनहांस की, जो आपकी रेफ्रिजरेटिंग मशीन ने एनहांस कर दी, उसके अंदर हीट एडिशन कर दिया, Q1 के अंदर W ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो हीट आपकी थी सोर्स से उसने ली, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, टेम्परेचर इतना सफिशिएंट नहीं है कि हीट T1 से T2 में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, आपके रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से सराउंडिंग में हीट चली जाए, पर आपको तो हीट मेंटेन करके रखनी है। तो उस केस में क्या करेगा, आपने एक मीडियम यूज किया, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को क्या किया आपने, उसको काम दिया, वर्क सप्लाई किया आपने, और उस वर्क सप्लाई से आपका जो हीट जो आपने एक्सट्रैक्ट की थी उसमें हीट एडिशन होगा, और वो इतनी हीट एडिशन हो जाएगी कि सराउंडिंग में उस हीट को आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो इंजन के केस में आपको वर्क मिला था, यूजफुल वर्क। ठीक है, इंजन के केस में आपको वर्क मिला, यहाँ पर आपको वर्क सप्लाई, आपको वर्क देना पड़ा। ठीक है, कंप्रेशर इसलिए यूज किया यहाँ पे, यहाँ पर आपको यूजफुल वर्क मिला, यहाँ पर आपको कंप्रेशर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा अगर बनाऊं, एक मिनट, ये आपका रेफ्रिजरेटर, ये आपका इंजन, ठीक है, एक आपका पंप, हीट पंप। ठीक, तो यहां पर इसका अगर बनाए सोर्स,
ये आपका सिंक। विशाल माइक म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। तो तीन चीज आ गई बेटा हमारे पास, एक रेफ्रिजरेटर, एक इंजन, और तीसरा है आपके पास हीट पंप। अब हम गर्म इलाके में रहते हैं, हमें कूलिंग चाहिए, और जो कोल्ड रीजन में रहते हैं स्विट्जरलैंड वगैरह में या हिमालय पे, उनको क्या चाहिए, सर्दियों में टेम्परेचर नेगेटिव चला जाता है। तो टेम्परेचर नेगेटिव चला जाता है तो उनको क्या चाहिए, अपने घर को गर्म करना है, ठीक है। तो उनको वहां पे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, हीट पंप की। हमें यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर की। तो तीन हमारे पास सिस्टम हो गए, एक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, एक आपका इंजन और एक पंप। तीनों में क्या है, एक सोर्स है और एक सिंक है। क्लियर है बेटा? जी सर। यहाँ पर भी रेफ्रिजरेटर में आपको क्या करना है, आपको कूल करना है, यहाँ से आपको हीट निकालनी पड़ेगी Q1, ठीक। इंजन में क्या है, आप फ्यूल्स दे रहे हो उसको, तो उसको कुछ मिलेगा, सप्लाई कर रहे हो Q1। यहाँ पर क्या होगा, हीट पंप के केस में रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। सोर्स को आपने हीट सप्लाई करनी, मतलब कमरे को गर्म करना है, या आपका जो भी वर्क स्पेस है उसको आपको गर्म करना है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल अपोजिट। अब इंजन में क्या किया आपने, फ्यूल सप्लाई किया, फ्यूल को आपने बर्न किया इंजन के अंदर, आपको यूजफुल वर्क मिल गया, यू गेट W। रेफ्रिजरेटर के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हीट सप्लाई, जो आपने सोर्स से हीट ली उसको एनहेंस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। पंप के केस में भी आपको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंस है बेटा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों में आपको वर्क सप्लाई करना है, इंजन में आपको यूजफुल वर्क मिलेगा, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है तीनों, रेफ्रिजरेटर, इंजन, पंप, सिंक। रेफ्रिजरेटर और पंप दोनों में आपको वर्क सप्लाई करेंगे, इंजन में आपको वर्क मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया, वर्क सप्लाई किया, तो ये आपका Q2, यहाँ पे इसको Q1 लिख लो, इसको Q2 रख लो, ठीक। क्लियर है भाई? यस सर। तीनों का कंपैरिजन हो रहा है। यस सर। तो अब रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, तो आपने हीट सप्लाई की Q1, उसमें आपने वर्क एडिशन कर दिया और कंप्रेशर वर्क, तो आपके पास मिल गया Q2। इंजन के केस में क्या हुआ कि आपको हीट आपने दी फ्यूल की फॉर्म में, उसमें से यूजफुल वर्क निकाल लिया, और वेस्ट हीट आपकी क्या होगी, Q2, ठीक है। सिमिलरली हीट पंप में क्या था, Q1 प्लस W इक्वल टू Q2। बट दिस इज अपोजिट टू R,
रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, Q1 minus Q2. Q1 माइनस Q2। और यहाँ पर Q2 minus Q1. Q2 माइनस Q1. Q1 इक्वल टू W। अब हमारी डेफिनेशन थी, इंजन की एफिशिएंसी आप निकाल रहे थे, क्या था, क्या था, Sorry. आउटपुट अपॉन Input. इनपुट। Yes sir. आउटपुट क्या है, Q1 माइनस Q2 और इनपुट क्या है Q1, यही है ना बेटा। Yes. और W बाई Q1 वर्क यूजफुल वर्क डिवाइड बाई हीट सप्लाइड, यही थी डेफिनेशन एफिशिएंसी की। यहाँ पर क्या है, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अगर COP इसके लिखेंगे RN नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क डन, वर्क सप्लाइड, यही होगा ना। Yes sir. नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, Q1 minus Q2. नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आपने हीट एक्सट्रैक्ट की बेटा, जो आपने हीट एक्सट्रैक्ट की वो है ना आपका नेट, मतलब Yes. यही हीट निकाली है ना अपने सोर्स में से। रेफ्रिजरेटर में से आपने सिर्फ इसी हीट को निकाला है, इसी हीट को निकाला ना, तो ये आपका नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क क्या होगा, Q1 माइनस Q2, Q2. ठीक है। और हीट पंप को भी इसको COP और नीचे R लिख देते हैं अभी, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ पंप, COP ऑफ पंप, नीचे P लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, नेट हीटिंग इफेक्ट। पंप के केस में, पंप के केस में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, नेट हीटिंग इफेक्ट। नेट हीटिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है, Q2, और वर्क डन क्या होगा, Q2 माइनस Q1. Q1। Yes. तीनों चीज क्लियर होगी बेटा। Yes sir. Yes sir. COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP of pump. COP ऑफ पंप, Yes sir. ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन। Indian. इसका माइक है वो चेक करो एक बार, ये आवाज क्यों आ रही है, हमिंग साउंड। COP रेफ्रिजरेटर Q1 डिवाइड बाई Q2 माइनस Q1, COP ऑफ पंप Q2 डिवाइड बाई Q2 माइनस Q1 एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन, वो क्या था, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1. अगर इसी को आप टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 T2 माइनस T1, T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है। तो तीनों का रिलेशन आ गया हीट की फॉर्म में और आपका टेम्परेचर की फॉर्म में। क्लियर है बेटा। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं रिलेशन बिटवीन रेफ्रिजरेटर
and heat pump. Refrigerator and heat pump. तो COP of रेफ्रिजरेटर क्या होती है बेटा? T1 by T2 minus T1, यही होता है. If I add 1 here, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? T1 plus T2 minus T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 और रिजॉल्व करेंगे आपके पास सर T2. हेलो सर. यस, सर आपने यहाँ पे ऐड इसलिए किया है क्योंकि हमने वर्क सप्लाई किया है पंप को, इसीलिए. हाँ बेटा, वर्क सप्लाई आपका रेफ्रिजरेटर में भी होगा और पंप में भी होगा. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आपने यहाँ 1 ऐड किया है T1 अपॉन T2 माइनस T1 प्लस 1, इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने पंप को वर्क सप्लाई किया, इसीलिए. नहीं बेटा, अब मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का. अच्छा. आपका जो COP था वो तो यहाँ तक ही था. अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और COP ऑफ पंप के बीच में रिलेशन है. तो ये T2 by T1 ये किसका है? ये तो पंप. हीट पंप का. ठीक है यस सर. तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा कि COP ऑफ पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ पंप रेफ्रिजरेटर बाई 1. ठीक है, COP ऑफ पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1. ठीक है बेटा, ये एक आपके पास रिलेशन आ गया. कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. आपकी जो हीट पंप की COP है वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी. आपके रेफ्रिजरेटर की रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसकी COP कम हो सकती है, बट 1 से कम हो सकती है, बट जो आपकी COP ऑफ पंप है वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी. यस, यस सर. क्लियर है बेटा? यस सर. COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में बी लेस देन 1, may be less than 1, but COP ऑफ पंप रेफ्रिजरेटर की COP से हमेशा 1 ज्यादा ही रहेगी. ठीक है, ओके. ये तो COP हो गया. एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें. एक टर्म आती है बेटा रिलेटिव COP. एक्चुअल COP अपॉन थ्योरेटिकल COP. थ्योरेटिकल बेटा जो आप मैथमेटिकल काउंट करते हैं. ठीक है, यस सर. COP आती है जो आप रेशियो होता है एक्चुअल COP का और थ्योरेटिकल COP का. थ्योरेटिकल आप पेपर पे सॉल्व करते हैं कि इस सिस्टम की ये COP होगी, और एक्चुअल वो होगी जो आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं. ठीक है सर. तो एक्सपेरिमेंटल डाटा वो हमेशा उससे कम होगा. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा का जो रिजल्ट है वो हमेशा थ्योरेटिकल से कम ही होगा. सेम एज इन केस ऑफ इंजन. इंजन में भी तो हम निकाल देते हैं उसकी 100% निकाल देते हैं. कौन से साइकिल में? कार्नोट साइकिल में. बट इट्स नॉट पॉसिबल. बेटा क्या स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? यस सर. यस सर. ये तो मुझे सर कुछ बच्चों को नहीं हो रही. सर काफी देर से ब्लैंक पड़ी है स्क्रीन, बच्चों को मतलब जब सर समझा रहे हो ये विजिबल ही नहीं हुई. बेटा ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं नहीं बिल्कुल सर. नहीं सर, बिल्कुल नहीं ब्लैंक पड़ी है सर. screen. ऐसा क्या मेरे सामने तो नजर आ रही है, मुझे तो नजर आ रही है. यस सर आ रही क्लियर है. नहीं आ रही. एकदम नजर आ रही है. हाँ? सर मेरे को भी आ रही है.
हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी बेटा, देखो आ रही है सर, आ रही है। क्योंकि ये तो स्क्रीन ना मुझे दिखाई रही तो आपको भी दिखाई देनी चाहिए। यस सर। इसे इधर तो ब्लैंक ही पड़ी है तो ये बेटा एक एक्चुअल में कैमरा है ना, ये हाथ में पकड़ा हुआ है इसलिए कैमरा थोड़ा हिल रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो प्रॉब्लम ये यहाँ हो रही है, लिखते वक्त ये हिल जाता है, अच्छा अच्छा ठीक है। देखते हैं अगर सर ब्लैंक नहीं कोई नहीं तो ऐसे सो रहता हूँ फिर। ये कौन है भाई? विवेक मिश्रा क्या कर रहा है? सर वही स्क्रीन देख रहा हूँ। बेटा स्क्रीन मत देखो, आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, ठीक है। मुझे करने दो प्रेजेंट, उसके बाद में कर लेना, ठीक है भाई। ठीक है। बाकी ओके सर। हाँ स्क्रीन दिख रहा है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं दिख रहा है तो सुन लो, जी सर। ठीक है। ओके सर। हाँ आगे चलें। जी सर। जी सर। ठीक है, जब बोर होने लग जाओ जब बता, ओके सर। ठीक है। ये भी बेटा क्लास इसलिए हो रही है कि आज मैं घर पे था, ठीक है, अदरवाइज कॉलेज में तो नेटवर्क ही नहीं आता आपके। सर कॉलेज है? मतलब खुले हैं? भाई हम तो जा रहे हैं ना बेटा, आप लोगों के लिए बंद है, हमें तो जाना पड़ता है ना। तो सर मतलब आपका वहाँ पे क्या काम होता है? भाई काम क्या करना है, ड्यूटी बजानी है, अच्छा। हैं? भाई ड्यूटी बजानी है। कल को आप कंपनी में जाओगे, जॉब करोगे तो काम करोगे ना। जी सर बिल्कुल। अगर काम नहीं होगा तो ये थोड़ी कहोगे हम घर बैठे हैं जी, हैं? जी सर। घर बैठ के जी तनख्वाह सर। कौन देता है? सर मुझे लगा सर नहीं, मुझे नहीं लगा बेटा। क्या काम हुआ कॉलेज में। अच्छा नहीं नहीं बेटा, कॉलेज तो जाना पड़ेगा ना, ड्यूटी प्लेस पे जाना पड़ेगा। सर स्टूडेंट्स को कब से बुलाएंगे कॉलेज? किनको? बच्चों को सर, स्टूडेंट्स को। बेटा जब केजरीवाल जी ने कहा है ना कि जब कोरोना केस खत्म हो जाएंगे, और उसके कुछ पता नहीं है सर कब होगा खत्म ये। बेटा अब तो लोग मानते नहीं, अब क्या करें, हाँ? जी सर वही ठीक तो। है ना। सर कुछ हर भी नहीं कोई- पता है कब होगा खत्म सर। अब तो 80 हजार आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर। हाँ दिल्ली में भी दोबारा बढ़ गए बेटा। वही तो, अभी कम हुए तो फिर दोबारा बढ़ गए। हाँ तो जैसे ही लगता है ना कि अब खत्म होने वाला है तो बाजार की तरफ चक्कर मार लिया करो तो पता लग जाएगा, सही नहीं, कोरोना कुछ भी नहीं है, जी सर। ठीक है। पता नहीं सर। जी सर। तो ये बेटा सेमेस्टर तुम्हारा ऐसा ही निकलेगा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सर घर पे खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी करनी बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा, क्लास वगैरह जो होती हैं जितनी हो जाए पॉसिबल है उतनी कर लो, उसको ठीक है। अटेंड करना। हाँ तो कोशिश करो कि रूटीन ना टूटे, क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर में हो, अगले साल कंपनी में जाना है जॉब के लिए, इंटरव्यू भी होंगे, सब कुछ होगा। ब्लैंक रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जी सर। ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो सब कुछ लिखा हुआ है किताबों में, जस्ट आपके साथ में इंटरेक्शन हो जाता है तो चीजें थोड़ी आसानी से क्लियर हो जाती हैं। सर कोई गाइड करता है ना तो अच्छा लगता है और समझ में नहीं आता। सर वैसे थ्योरेटिकल पढ़ते जाओ ना तो 30 मिनट बाद ना बोर होने लगते हैं, इसलिए। यही बात है बेटा, ठीक है। जी तो वही सर। अभी अगर आप मार्केट में जाते हैं बेटा, आपको एक एसी खरीदना है तो आप जी, क्या सर। कहते हो? एसी दिखा दो सिंपल बढ़िया सा क्वेश्चन है, एसी खरीदना आपका क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर पहले तो सर हम टन पूछते हैं उसका, इतने टन का एसी। कितने टन का एसी है? और सर पहले तो ना ब्रांड देखते सर हैं। वॉटेज कितनी है? सर एनर्जी रेटिंग। वॉटेज कितनी है, ब्रांड देखते हैं, और एनर्जी रेटिंग। हैं जो कूलिंग कितनी जल्दी करता है? जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका क्वेश्चन क्या होता है आपके लिए? ये तो आपके क्वेश्चन हो गए। सर रूम कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया के लिए चाहिए? यस, सेल रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले जो क्वेश्चन करता है कहाँ के लिए चाहिए, साइज। ठीक है, घर के लिए चाहिए या ऑफिस के लिए चाहिए? रेंज पूछते हैं। हैं? रेंज? हेलो, यस सर। रेंज पूछते हैं? भाई पहले ये तो पूछेगा ना कहाँ पे लगानी है। पहली रेंज। अब रेंज तो बेटा मैं बता दूं मुझे 25,000 का चाहिए, कहाँ लगाना है जी? मुझे तो है ना उसमें शादी वाले उसमें लगाना है, बैंकेट हॉल में, हॉल के अंदर, तो बात बन जाएगी।
वही तो सर। हैं? सबसे पहले कि आप उसको कहाँ यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, पर्पस क्या है और वो एरिया कितना है, ठीक है, एरिया उसका कितना है। लोग बोर होने लगे क्या बेटा? दो नो तीन सर, बच्चे नो सर। दो तीन बच्चे छोड़ के चले गए हाँ, हैं? नेटवर्क में बैठ के कर लो बेटा, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है ना। जी सर। हाँ, नहीं सर, 34 से 33 हो रहे, 34 हो रहे, कोई एक आ रहा है जा रहा है, एक आ रहा है जा रहा है। ये विशाल सिंह है कोई? जी सर। तो जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उसको यूज कहाँ करना है और किस पर्पज के लिए चाहिए, घर में चाहिए, ऑफिस में चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए, ठीक है। तो वहां से वो कैलकुलेशन करते हैं कि कितने टन का एसी है वो सूटेबल होगा, ठीक। अब टन क्या होता है? सर वेट। वेट। एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं सर? 1000 किलो। 1000। तो एक टन का एसी वो एक बंदा कैसे उठा लाता है? सर वो रिक्शे से आएगा ना सर। हैं? रिक्शे से फिर भी लेकर भाई रिक्शा से तो गली तक आ गया, घर के अंदर तो उठाएगा ही वो। हाँ सर। हैं? कभी सोचा नहीं? नहीं सर। सर मैंने देखा कि मतलब उसको 2-3 बंदे पकड़ लेते हैं और लेके आ जाते हैं। तो भाई 1000 किलो 2-3 बंदे मिलके भी नहीं उठाते। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 285 किलोग्राम का है ना एक आदमी का। 285 है ना, 285 का है शायद ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। नहीं सर, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में सर 500 में तो 600 एक बंदा उठा देता है। वो पाउंड 500-600 पाउंड में होगा बेटा वो। पाउंड में फिर भी 300 से ऊपर तो जाएगा ही सर। सर पाउंड कम होता है ना। पाउंड तो बेटा 453 किलो उसका ग्राम का होता है, सिर्फ 453 ग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पर जो टन है वो आइस क्यूब के लिए रखा गया है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आइस। सर मतलब कि अगर 1 टन मतलब आइस उसके अंदर फ्रीज होगी, कहने का मतलब ये है? नहीं, ये है कि अगर आप 1 टन आइस लेते हैं आपने कूलिंग स्पेस में 24 घंटे के लिए आपने उसको उसमें वहां रख दिया, 24 आवर्स, ठीक है, तो वो जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी 1 टन आइस 24 आवर्स में उस पर्टिकुलर स्पेस में, ठीक है, वो आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा, ठीक है। सर मतलब उसका एरिया होगा ना वो 1 टन के बराबर होगा, मतलब 1 टन आइस के अंदर फ्रीज होगी। नहीं बेटा, एरिया नहीं, आप 1 टन आइस को किसी स्पेस में रख दो, वो जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसका जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसकी लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट यूज होगी। जी सर, जी सर, दोनों हीट यूज होंगी ना। सर वैसे मैंने सुना सर जो रेफ्रिजरेटर होती है ना वो सर हमारे लेटेंट हीट लेती है, सेंसिबल नहीं। कौन? रेफ्रिजरेटर? जी सर। बेटा पहले सेंसिबल हीट लेगा फिर लेटेंट हीट लेगा। सर मैंने मतलब एक वीडियो में देखा था, मतलब एक यूट्यूबर बता रहा था, कह रहा है लेटेंट हीट लेते हैं सेंसिबल नहीं लेते। मैंने कहा ये क्या कौन? सर एक यूट्यूबर था, मैंने वीडियो देखा था ना ऐसे ही, तो उसमें बता रहा था कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर है वो लेटेंट हीट लेती है। सभी यूट्यूबर सही थोड़ी बताएंगे, ठीक है, उसने अपना वीडियो बना के डाल दिया। भाई मान लो आपने गर्म दूध या गर्म आपकी जो चाउमीन थी फ्रिज में रख दी, तो वो हीट है ना उसके पास, गर्म है, मान लो 40 डिग्री पे गर्म है, जी सर, 40 से 0 करने के लिए उसको कौन सी हीट मिलेगी? सर सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट होगी ना। जी सर। भैया आपने सिंपल पानी लिया 40 डिग्री पे, उसको आपने फ्रिज करना है, तो 40 से 0 तक क्या होगा? सेंसिबल हीट होगी। सेंसिबल होगा, जी सर। जब उसकी सेंसिबल हीट को वो निकाल लेगा, उसी के बाद तो लेटेंट हीट में पिक्चर में आएगी। जी सर, बट सर तो खैर था, मतलब तो मैंने जो कोई बात नहीं, उसने कह दिया, आपने सुन लिया, ठीक है। हो सकता है उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो गलत कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। हाँ ठीक है,
कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जांपल उसने लिया होगा जिसमें कहा होगा कि इसमें सेंसिबल हीट उसने नहीं ली। नहीं वैसे कह तो रहा था सर फ्रीज के बारे में बता रहा था तो इसीलिए ठीक है, कोई नहीं सर छोड़ो। तो पहले जो भी आपका पेरिशेबल आइटम है, मान लो एक कमरा है आपका जिसमें आपने एसी लगाया, तो उसमें कुछ तो हीट है ना। यस सर। वो हीट क्या है? सेंसिबल हीट। यस सेंसिबल हीट है ना। यस सर। रेफ्रिजरेटर है, उसमें आपने कोई भी पानी रखा, पानी की बोतल रखी, तो उस पानी का कुछ तो टेम्परेचर है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यस सर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो उस पानी का भी 40 डिग्री है। 40 डिग्री होगा। यस ठीक है। बाहर टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो पानी का भी 20 डिग्री है। यस सर। ठीक, तो 20 से 0 करने के लिए जो हीट निकालोगे आप उसमें से, वो सेंसिबल होगी। वो सेंसिबल होगी। 0 डिग्री पे जो आप हीट निकालो, वो करोगे, वो आपकी लेटेंट हीट हो जाएगी। समझ गया। ठीक है। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या कह रहा है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कह रहा है कि अगर आपने एक टन ऑफ आइस जो है उसको आपने 24 आवर्स के लिए रख दिया, वो जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी 24 आवर्स में, वो आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक टन आइस है तो आपका 1000 kg हो गया। ठीक है। और लेटेंट हीट कितनी होती है? 336 डिवाइड बाई 24 आवर, यही होगा भाई। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है। हेलो। यस सर। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो उसके पास Yes, sir. लेटेंट हीट होगी। यस सर। ठीक है। लेटेंट हीट ही डिसिपेट होगी ना, यस सर। तभी वो पिघलेगी। तो 1000 टन आपकी आइस होगी, 336 उसकी लेटेंट हीट हो गई। कितनी ड्यूरेशन के लिए? 24 आवर्स के लिए। ठीक है। इसको आप फिर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 14,000 किलो जूल पर आवर, और यहाँ पर इसको 60 कर दोगे तो ये पर मिनट आ जाएगी। ठीक है। और फर्दर 60 कर दोगे तो पर सेकंड आ जाएगी। तो जो स्टैंडर्ड है वो लगभग 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है। और 3.5 किलो जूल पर सेकंड। ठीक है। जो स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो अब आगे से कभी भी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कोई कहे 1.5 टन का है, तो इसका मतलब है कि 1.5 टन आइस जो आपकी है, 1.5 टन आइस, वो जितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उतना ही कूलिंग इफेक्ट ये रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस करेगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है। ओके सर। क्लियर है अभी? ओके सर। चलो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। और कोई क्वेरी हो तो बताओ। ओके सर। और कोई क्वेरी नहीं है सर। ठीक है। ये जो वीडियो मैंने एनिमेशन आपको दिखाया था, ये इसको मैं क्लासरूम में डाल दूंगा। ठीक है। इसको जब हम वेब पर कंप्रेशन करेंगे तब दोबारा भी देखेंगे इसको। ठीक है। हाँ, तो इसको बेटा धीरे धीरे इसको पढ़ो, और जो थर्मल के बेसिक हैं आपके उनको एक बार रिवाइज कर लो, वो सारे यूज होंगे। ठीक है। क्योंकि रेफ्रिजरेशन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। ठीक है। वहां पर हम हीट की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम हीट की बात करते हैं। ठीक है सर। उसी का ब्रांच चाहिए। हाँ, हीट पे ही है सारा, वर्क एंड हीट। ठीक है। उसी पे बेस्ड है सारी चीजें। सही है। हाँ, हीट एंड वर्क जो है थर्मोडायनेमिक्स ही है। ये ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। सर इसमें हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे? बेटा अलग अलग हैं। ठीक है। जब रेफ्रिजरेंट का चैप्टर करेंगे ना, तब हम उसमें उसको डिटेल में करेंगे। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, और ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वर्किंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ और कैसे यूज करना है। ठीक है। जी सर। हाँ, तो आगे से बेटा
अगर पॉसिबल होगा तो शाम के टाइम ही होगी क्लास। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ सर जैसे हमारी फ्रिज होती है ना, हाँ तो जो सर जो उसका ऊपर का जो पार्ट होता है, जो फ्रीजर होता है छोटा सा, जिसके अंदर हम कुछ भी डालते हैं तो वो बर्फ जम जाती है। जब हम हाँ सर हम नीचे रखते हैं पानी, तो सर वो बर्फ तो नहीं जमती, उसमें अगर रखें तो उसी में की बर्फ जमती है। सर ऐसा क्या होता है उसमें? बेटा, आपने सर्दियों में आग तापी है? जी सर। आग जला के सिकाई की है हीटर जी के सर, पास क्यों बैठ के? हैं? जी सर, क्यों की है सर? की है? की है हीटर के सर। कितने नजदीक बैठते हो? सर थोड़ा दूर ही बैठते हैं। फिर मतलब उसके बाद में थोड़ा और पीछे सरक जाते हैं, जी सर। उसके बाद थोड़ा और पीछे सरक जाते हैं, या अपनी पोजीशन चेंज करते हैं? जी सर, क्यों? मतलब सर जहाँ पे हमें एडजस्ट हो सही से लगे तो वहीं तक कितनी दूर तक बैठते हैं। ठीक, आपका इंटरेक्शन हीट से हो रहा है, हीट वेव्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो आपकी बॉडी को उसने वहां से गर्म कर दिया, तो जी कुछ सर। टाइम तक तो आप उसको सहन करोगे। जब अनबियरेबल हो जाएगी तो आप पोजीशन चेंज करोगे या पीछे हटोगे। जी जी ठीक है, एक Yes, बिल्कुल उसके साथ में बैठे हो, एक 10 फुट दूर बैठे हो। ठीक है, ओहो, समझ गया सर, मैं समझ गया। एक बिल्कुल साथ में बैठे हो, एक 10 फुट दूर बैठे हो। 10 Yes, sir. फुट दूर आप काफी देर तक बैठे रहोगे, और उसके बिल्कुल साथ आप थोड़ी देर ही बैठोगे, भागने की कोशिश करोगे वहां से। ठीक है, तो आपके वो जो फ्रीजर है उसके अंदर इवेपोरेटर है, उसको फिक्स कर दिया उसने। ठीक है, सील कर दिया कंपार्टमेंट के अंदर जहां पर रेफ्रिजरेंट आ रहा है। लगा। बाकी जो नीचे का है वो उसका कूलिंग वेव से ठंडा हो रहा है। आजकल तो उसमें फैन वगैरह लगाने लग गए, अदरवाइज जो उसका कूलिंग वेव इफेक्ट होता है उसी से होता है। नीचे मेन है काम फ्रीजर में। फ्रीजर में, अच्छा। जो सर मैकेनिज्म है वो फ्रीजर के अंदर है। हाँ, मैकेनिज्म जो है वो फ्रीजर के अंदर, आपका जो इवेपोरेटर है वो फ्रीजर के अंदर है। ओहो। ठीक है, ओके सर, मैं समझ गया। हाँ ओके बेटा, चलो और बच के रहना बेटा। किस चीज से हेलो, सर? जी सर। ये मत करना कि हाँ कोरोना चला गया, पड़ोसी मास्क। सर अब तो आदत ही बन चुकी है सर। आदत बन गई है तो अच्छी बात। जी सर, अब तो मतलब कि कहीं भी बाहर भी गए ना तो मतलब मास्क लगा लिया, और मास्क लगाया ना तो बड़ा अजीब लगता है कि यार कुछ ना पहना नहीं है। ऐसा होता है सर। तो अजीब सा लगता है। तो अब तो मतलब एक हैबिट सी बन चुकी है, भाई बाहर तुरंत निकले नहीं मास्क तुरंत लगा लिया। हाँ, और अगर हम अच्छा। सर नहीं लगाते ना तो सर वो ना हमें लगता है ना कि हम कहीं अलग से आए हैं, और घूरने लगते हैं हमें, इस बंदे ने मास्क नहीं लगाया, तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, तो तुरंत याद आ जाता है। और दूसरी बात है, जब हम कहीं जाते हैं ना तो हम देखते हैं ना औरों के मुंह में मास्क, तो हमें खुद शर्म आती है, तो तुरंत लगा लेते हैं। ये चक्कर है। नहीं नहीं बेटा, शर्म वरम तो छोड़ दो, पहले सेफ्टी जरूरी है। और जी एक सर, नहीं मैं वो नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा देख के, जैसे हमने मास्क लगाया ना तो हम हाँ। दूसरों को देखते हैं कि उन लोगों ने मास्क लगा रखा है, तो लोग हमें देखते हैं जिसने नहीं लगाया मास्क, तो हमें ना हाँ, देख के शर्म आती है, यार उन बंदे ने हमें देख रहे हैं तो हम भी मास्क लगा लेते हैं, तो हम लगता है उनकी तरह हैं हम। अच्छा। ये चीज है। हाँ, एक ये जो बेटा बाकी 10-11 बच्चे जो रह गए हैं, हाँ, इनकी क्या प्रॉब्लम है? सर उनको शायद पता नहीं, अपडेट नहीं मिला होगा कि क्लास हो रही है बेटा या नहीं हो रही। देखो आपके साथ में, ठीक है, एक आपका सीनियर है बेटा, अभिषेक। यस सर। अभिषेक, नहीं सीनियर सीनियर। अच्छा अच्छा। डिटेन हो गया था बेटा, बीमार हो गया था पिछली बार, वो पिछले साल। ओहो। उसने ज्वाइन किया है? सर पता नहीं सर, हाँ जी सर, किसी के कांटेक्ट में है वो? सर अभिषेक कुमार। जी सर, ये वो बोल रहे हैं, ये अभिषेक भाई। अभिषेक आ गया? हाँ जी सर। जी सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं ध्यान पूछ लूँ ना कि आया है नहीं आया है। ठीक है बेटा, सारी क्लासें करो, आपके ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ ओके सर। चलो बेटा, गूगल क्लासरूम में अटैच में रहना। ठीक है, जिस दिन भी टाइम मिलेगा हम क्लास कर लेंगे, अदरवाइज नोट्स आपको गूगल क्लासरूम में मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बस बाय बाय सर, बाय बाय। ओके। यस सर, बाय। अरे किसको लेके आ गया सागर? अरे
ज्यादा पढ़ लिया साकार भाई ने। अटेंडेंस में क्या भाई हैं? नहीं अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। ओ कोई मत जाओ क्लास से, अंदर ही जाओ। अबे देख सारे जा रहे हैं, जाओ मत, यही बातचीत करते हैं। यही बातचीत करते हैं, कोई मत जाओ, कोई मत जाओ। अबे कोई मत जाओ। अरे सारे जा रहे हैं भाई। अबे कोई मत जाओ यार, थोड़ा रुको यार, क्लास में रुको ना, बातचीत करते हैं। हाँ भाई साकार भाई। साफ नहीं हो रही क्या? नहीं भाई बस, अबे देखिए कब आ रहे हैं। हो गया है भाई, बस कर, क्लास होगी पूरी। ये तब आ रहा है जब भंडारक पूरा खत्म हो गया। नहीं हो रही है। तो कब से चल रही है क्लास? भाई 1:55। ओ भाई 2 बजे से? हाँ लगभग ये लगा ले। और भाई सबका क्या हाल चाल है? हेलो। हाँ भाई बोल। क्या हुआ, म्यूट क्यों कर दिया सबने? सब अपना काम कर रहे होंगे, तुम भी काम कर लो भाई। तो तैयार है भाई?